नमस्कार, सवाल इंडिया का में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। और अगर आप बड़ा सवाल देखें तो वो यही कि संसद की कार्रवाई आखिर कब तक इसी तरह इस सवाल को लेकर रुकी रहेगी कि राहुल गांधी के बयान को लेकर अब क्या होगा। क्या राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे या फिर बीजेपी उनके बयान से आगे कार्रवाई को जो है वो बढ़ने देती है, या ये मामला आगे बढ़ता है या नहीं। क्योंकि आप देखिए, लंदन में जो राहुल गांधी का बयान था उसको लेकर संसद में हंगामा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लगातार 5वें दिन संसद में काम नहीं हो पाया और दोनों सदन ठप रहे। बीजेपी मांग करती रही कि राहुल गांधी माफी मांगे, वहीं कांग्रेस नारा लगाती रही कि राहुल गांधी को बोलने दो। संसद में बीजेपी के सदस्य सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, राहुल गांधी माफी मांगो, देशद्रोही माफी मांगो। वहीं कांग्रेस के साथ डीएमके और लेफ्ट के सांसद वेल में आकर नारे लगाते रहे कि राहुल गांधी को बोलने दो। स्पीकर के बार बार कहने पर भी कोई पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो साफ है कि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, तभी उन्हें सदन में बोलने दिया जाएगा। और जबरदस्त हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये 5वां दिन रहा जब संसद की कार्रवाई जो है नहीं हो पाई। यही मुद्दा जो है ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस इस पे आमने सामने है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा, हमारे सहयोगी वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं, और राजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे संसद के बाहर से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अखिलेश जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मुद्दा तो बड़ा बना ही हुआ है, लेकिन एक बड़ा सवाल जिसको लेकर विपक्ष निशाना साधता रहा है कि उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। ऐसा ही एक मामला हुआ कि संसद टीवी का ऑडियो जो है वो थोड़े वक्त के लिए गया। अब कांग्रेस को लेकर आरोप लगा रही है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई गई है। ये मामला थोड़ा आप समझाइए, ये हुआ दरअसल क्या? देखिए, आज लगातार 5वें दिन हंगामा हो रहा था, सदन में लगातार नारेबाजी चल रही थी। अचानक हुआ ये कि जो संसद टीवी पर इसका टेलीकास्ट होता है वो म्यूट हो गया, यानी उसकी आवाज़ जो है वो गायब हो गई। दृश्य दिखाई दे रहे थे, नारे लगाते हुए नेता दिख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी वो नहीं आ रही थी। नारे लगाए जा रहे थे कि राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो, ये कांग्रेस के सांसदों की ओर से कहा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक जो है ऑडियो चला गया, और कांग्रेस का ये कहना है कि करीब 20 मिनट तक ये जो ऑडियो है ये नहीं आया संसद टीवी पर, जबकि दृश्य जो है वो लगातार दिखते रहे। तो ये आरोप लगाया गया कि ये भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने का एक तरीका है कि जब नारेबाजी जो हो रही है उसको ना दिखाया जाए, जबकि दृश्य दिखा दिए जाए। तो इस पर हमने बात की सूत्रों से, तो ये बताया गया सरकार की ओर से कि जो आवाज़ नहीं आई 20 मिनट तक, ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आज ही अचानक ऐसा हुआ कि कुछ फॉल्ट हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, जिसके चलते ये जो ऑडियो था ये म्यूट हो गया, नहीं जा पाया। और उन्होंने कहा कि ये कोई जानबूझ करके ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 दिनों से जब जब हंगामा हो रहा है, नारे लग रहे हैं, तब जो ऑडियो है उसकी जो आवाज़ है वो दर्शकों तक सुनवाई जा रही है। और अगर इस पूरे मुद्दे को ही देखें हम अखिलेश जी, तो अब 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। क्या तो राहुल गांधी माफ़ी मांगे, बीजेपी का ये कहना है, या फिर कांग्रेस कह रही है कि उनको बोलने दें संसद में। तो क्या बीजेपी इस तरफ भी सोच सकती है? ऐसा कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं कि उनको बोलने दिया जाए संसद में ताकि बात कुछ आगे बढ़े? देखिए, बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी अन्य सांसदों की तरह ही एक सांसद है। कांग्रेस के लिए वो हो सकता है कि पूर्व अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, जो भी हो, लेकिन जहां तक लोकसभा का सवाल है, बीजेपी के मुताबिक वो एक अन्य सांसद की तरह ही उनके अधिकार हैं। तो जो नियम है उसके मुताबिक ही उनको बोलने की या नहीं बोलने की अनुमति, ये फैसला होगा। लेकिन ये तो कहने की बात हुई, बात जो है ये राजनीतिक है, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी के जो बयान हैं लंदन दौरे के दौरान, उनको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। उसमें भी खास तौर से एक बयान जो है वो बेहद आपत्तिजनक है बीजेपी के हिसाब से। वो ये कि जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और यूरोप चुपचाप क्यों बैठे, तो बीजेपी का कहना है कि ये एक तरह से अमेरिका और यूरोप को भारत के घर में घुसकर भारत के दखल देने की बात, जो घर के मामले हैं उनमें दखल देने की बात राहुल गांधी ने की है, और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, और इसीलिए बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी। मुझे नहीं लगता ताबिश के आने वाले वक्त में जो सत्र है उसमें कोई कामकाज हो पाएगा, क्योंकि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी अपने पीछे हटने को तैयार है, और ना ही दोनों पक्षों के बीच में कोई बातचीत हुई है गतिरोध को सुलझाने के लिए। कम से कम अभी तक तो ये दिख रहा है। अमूमन होता है कि जब इस तरह का गतिरोध बनता है तो जो सत्र का आखिरी सप्ताह होता है उसमें कोई बातचीत फार्मूला निकलता है, तो हमें तब तक इंतजार करना होगा, क्योंकि फाइनेंस बिल है उसका पारित होना जरूरी है। सरकार को उम्मीद है कि वो हंगामे के बीच में भी वो बिल पारित हो सकता है।
ये इस पर मैं आपसे जानना चाह रहा था अखिलेश जी, इस पर मैं आपसे पूछूंगा कि अब अगर नहीं चलती है कार्रवाई तो फिर क्या होगा इस सत्र का। लेकिन राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, कुछ मिनट तो कार्रवाई हुई लेकिन कोई कामकाज जो है वो हो नहीं पाया, आज भी वही हंगामा चलता रहा। जरा बताइए आप क्या कुछ हुआ आज कुछ मिनट के लिए। बिल्कुल, अगर आपको बताएं कि लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई जो है कुल 19 मिनट चली और जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो दोनों पक्षों की ओर से, यानी बीजेपी की ओर से बात करें चाहे कांग्रेस की ओर से बात करें, दोनों पक्ष जो है बाकायदा नारे लगाते रहे। जहां बीजेपी की ओर से अपनी सीट पर खड़े होकर नारे लगाए जाते कि राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो, वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस डीएमके और लेफ्ट के जो सांसद थे वो बाकायदा बेल में आ गए और कहें कि राहुल गांधी को बोले दो नारा लगाते रहे। करीब 19 मिनट तक ये कह सकते हैं कि दोनों ओर से हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही और उसके बाद एक पल ऐसा जरूर आया कि जो विपक्ष के सांसद है यानी कांग्रेस और डीएमके लेफ्ट के सांसद अपनी सीट की ओर चले गए और लगा कि राहुल गांधी को संभवतः बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि पहले राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनको बोलने नहीं दिया जाएगा और अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, राहुल गांधी सेम सेम, राहुल गांधी सेम सेम, और तो इस तरह के नारे लगाते रहे। तो ऐसे हालात में कुल कह सकते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई जो है मात्र जो है आज 19 मिनट तक चली और उसके बाद जो है स्पीकर बार बार अनुरोध करते रहे कि दोनों पक्ष जो है वो हमारी बात सुने, सदन की कार्रवाई को चलने दे, लेकिन दोनों पक्ष कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जो बड़ी पार्टियों की इस रस्साकसी में जो छोटी पार्टियां, जो छोटे दल है, वो जो अपने इलाके के जो चुन के आए हैं वो अपनी बात नहीं कर पाए हैं। हरसिमरत कौर का कहना यह था कि ये लोकतंत्र चलने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। महुआ माझी जो है आपको बताया जो जेएमएम के सांसद है वो कह रहे कि बड़ी मुश्किल से उनका नंबर आता है, सवाल पूछने का लोगों ने चुन कर भेजा है, वो अपनी बात नहीं कर पा रहे। ऐसे ही शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो किसानों का मुद्दा उठा रही थी लेकिन जो सदन नहीं चल पा रहा है इस वजह से अपनी बात को नहीं रख पा रही है। सदन नहीं चल पा रहा है, शुरू होती है कार्रवाई और हंगामा हो जाता है और आज भी वही हुआ। कुछ मिनट चली कार्रवाई, उसके बाद फिर हंगामा हुआ और फिर स्थगित कर दिया गया कार्रवाई को। लेकिन अखिलेश जी आपसे मैं बात कर रहा था, बजट सत्र है, अगर इसी तरह हंगामा होता रहा तो उस काम का क्या होगा, फाइनेंस बिल का क्या होगा? देखिए, फाइनेंस बिल तो है वो तो पारित होना ही है क्योंकि उसके बिना तो बात बनेगी नहीं, वो ज़रूरी है और संभावना ऐसी बात की पूरी है कि वो बिल तो पारित करा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 35 बिल जो है वो इस सत्र में पारित होने थे लेकिन अभी तक किसी बिल का नंबर नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि जब काम ही नहीं हो रहा है तो बिल कहाँ से पारित होगा जी। तो इसलिए अब प्रश्न चिन्ह लगा है इन बिलों के ऊपर। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है राहुल गांधी के जो बयान है उनको लेकर कि बेहतर होगा कि वो माफ़ी मांगे और बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। राजीव जी, ये तो सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी का जो मुद्दा है उसको लेकर हंगामा इतना बरपा यहाँ पर, जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने मुद्दों को लेकर खड़ी हैं, उनका क्या कहना है, वो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो ज्यादातर विपक्षी दल जो यहाँ पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं उनका यह मानना है कि जो केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है इस पर कंट्रोल होना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। और खास तौर से जो आपको बता दें जो विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियों की नाराजगी है, 17 से 18 पार्टी जो विपक्ष के जो सांसद है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी आपको ईडी के दफ्तर जाना चाह रहे हैं, कभी आज जो है गांधी प्रतिमा के सामने इन लोगों ने सत्याग्रह किया, कल जो ह्यूमन चेन बनाए थे। और इसमें अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों के साथ में केवल टीएमसी और एनसीपी इनके साथ कम से कम इस मुद्दे पर खड़े नहीं दिखाई दे रहे जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खासतौर से जो आपको जैसा मैंने बताया कि छोटी पार्टियां हैं उनकी नाराजगी है, उनकी निराशा है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा पा रहे। बीएसपी के सांसद मल्लुक नागर का ये कहना था कि हमें लोग चुन के भेजते हैं, हम उनके मुद्दे उठाना चाहते हैं, सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों के बीच में हम पिस के रह गए और अपनी बात हम नहीं कह पा रहे हैं, अपने सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी का बयान इतना बड़ा यहाँ पर मुद्दा बन गया है कि उस पर कार्रवाई तो अटकी हुई है और साथ ही ये भी है कि जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता को लेकर भी एक्शन लेने की बात यहाँ पर की जा रही है, इसको लेकर नियम क्या कहते हैं? क्या ये भी मुमकिन है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी सवाल उठ सकता है अगर ऐसी फंसा रहा मामला? देखिए, नियम तो बहुत स्पष्ट इसको लेकर के हैं और इस तरह की मिसाल भी है कि कार्रवाई तो सांसद के ऊपर हो सकती है, लेकिन सब जानते हैं कि ये एक राजनीतिक निर्णय होगा
की कार्रवाई हो या ना हो। दूसरी बात यह है कि स्पीकर के ऊपर भी निर्भर करता है। जहां तक उनके सदस्यता रद्द होने का प्रश्न है, निशिकांत दुबे ने एक नोटिस दिया है, लेकिन इस तरह के कई नोटिस आते हैं, इस पर कॉग्निजेंस अभी तक स्पीकर की ओर से लिया नहीं गया है। लेकिन जो दिक्कत राहुल गांधी के लिए वो ये है कि प्रिविलेजेस कमेटी में, विशेषाधिकार समिति में जो मामला है उसमें कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई में ये हो सकता है कि अभी राहुल गांधी को का पक्ष मांगा गया, फिर उसके बाद उनको बुलाया भी जाएगा। इसी तरह से निशिकांत दुबे जिन्होंने शिकायत की उनको भी बुलाया गया। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री वो भी समिति के सामने पेश होंगे। तो इसके बाद ये समिति क्या करती है ये डिपेंड करेगा। मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकली बता सकता हूँ कि समिति के पास ये अधिकार है, अगर उसको लगता है कि हाँ वाकई विशेषाधिकार हनन हुआ है। और ये मामला अलग है, ये जो समिति के सामने मामला है, ये जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो आरोप लगाए थे, ये वो वाला मामला है। ये उनके लंदन में दिए गए बयानों का मामला नहीं है। तो इसको लेकर के प्रिविलेजेस कमेटी अगर चाहे, उसको लगता है कि मामला बनता है, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट संसद में, लोकसभा में रखेगी और फिर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा जो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक निर्णय क्यों ये होना चाहिए होगा, क्योंकि उसमें अभी ये नियम कहता है कि अगर चुनाव में, आम चुनाव में और इस्तीफे के बाद अगर सीट खाली होती है उसमें 6 महीने से ज्यादा का अंतर है तो उपचुनाव चुनाव आयोग को कराना पड़ता है। अगर 6 महीने से कम का अंतर है तो फिर उपचुनाव नहीं होगा। तो इसमें अगर आप हाइपोथेटिकली मानते हो कि राहुल गांधी की सदस्यता जाती है अभी, तो जाहिर सी बात है कि फिर उपचुनाव होगा और राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ करके वायनाड से जीत करके आ सकते हैं। और फिर कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा उनको प्लैंक मिल जाएगा ये कहने के लिए कि देखिए जनता ने भी हमें समर्थन दिया है। तो शायद ये मौका नहीं देना चाहेंगे, तो इसीलिए अभी इसमें कुछ समय लगेगा। ये उनके सदस्यता जाती है या नहीं जाती, ये भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है जिसका जवाब अभी दे नहीं सकते, क्योंकि इस बारे में जो भी फैसला है वो राजनीतिक निर्णय हुआ। जी बिल्कुल, ये एक सवाल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि ये भी जो है बात रखी गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इस मुद्दे से आगे बात बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान है उसको लेकर लगातार संसद में हंगामा चलता आ रहा है। आज भी इसी तरह जो है वहां पर देखने को मिला है। शुक्रिया आपका अखिलेश जी और राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर कांग्रेस राहुल गांधी को निशाने पर जो है बीजेपी है वो ले रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सदन का वो हिस्सा हैं उसी के बारे में झूठ फैलाते हैं। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे, आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका दे। भाई सदन में तो आए। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि वो देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा हैं। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए। राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। तो आपने सुना, बीजेपी का इस पर यह कहना है कि राहुल गांधी को उनके बयान के लिए माफी मांगनी ही होगी। इधर आप देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ये जो राहुल गांधी हैं, ये कैजुअल लीडर हैं और पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में जैसे उनकी दादी थी उसी तरह से उनका कोई विश्वास नहीं है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कौन राहुल गांधी? एक मामूली सांसद है ना, कांग्रेस के लिए कुछ भी होंगे। यहाँ तो वो मामूली सांसद है ना,
वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता नहीं है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। हैं क्या? एक मामूली सांसद है। कांग्रेस के लिए बड़े तोप होंगे, लेकिन इस पार्लियामेंट के लिए जैसे मेरी हैसियत है वैसे राहुल गांधी की हैसियत है। तो यदि उसके बारे में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी इकट्ठा होकर एक जो है कैजुअल लीडर के लिए खड़ी होती है तो उनके बुद्धि पर तरस आता है। सवाल उठता है कि संसद संविधान के नियमों से चले या संसद एक सदस्य के नियमों से चलेगा। राहुल गांधी का जो अहंकार है कि हमारे तरीके से संसद चले। राहुल जी, आपका जो ये अहंकार है ना, ये पूरा देश देख रहा है। और जहां तक रही बात उनके बोलने की, तो इस देश में सदन में सबसे बड़े नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेरा दावा है, आप निकाल लीजिए, पूरा तुलना कर लीजिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ही बोले हैं, कम नहीं बोले होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि इस पर कांग्रेस का क्या कहना है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है और इसलिए वो ये मुद्दा लगातार उठा रही है। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। क्या कहेंगे? लगातार जो है बीजेपी के लोग मांग करें कि राहुल गांधी माफी मांगे, शर्म करे राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी जी गलती क्या किए हैं, क्या पाप किए हैं, ये तो कम से कम कहें ये सरकार। और इससे ये चर्चा तो सदन के अंदर होना चाहिए। जब सदन चल रहे हैं हमारे दिल्ली में जब सदन, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पंचायत, जब पंचायत चालू है, पंचायत जब चल रहे हैं, तो सदन के अंदर बात ना करके बाहर क्यों अनाप शनाप ये बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी आज सुबह सदन में आए और बैठे रहे और बार बार हमारी तरफ से ये मांग करते हैं हम लोग स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब राहुल जी को बोलने का मौका दिया करो। ये सदन में चर्चा होना चाहिए। अगर हमारे खिलाफ कुछ है, इन लोगों का इल्जाम, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ चाहे कांग्रेस के खिलाफ, तो इससे सबसे बेहतर जगह तो सदन के अंदर होते हैं। लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ा अद्भुत आचरण देख रहे हैं। ये सदन के अंदर कुछ ना बोलते हुए बाहर अनाप शनाप बोलते लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक दोनों पक्ष नारे लगा रहे थे, एक अपनी जगह पर, एक अपने बेल पर। नहीं, हम लोग हट गए थे, सदन के अंदर हट गए थे और कहा स्पीकर साहब से आप कह रहे हैं ना हटने के लिए, हम हट चुके हैं, आप अभी तो हमें बोलने का मौका दो। तो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग नहीं हटे, वो खरा चिल्लाते रहे। तब स्पीकर को लगे कि और सदन नहीं चलेगी तो मंडे तक सदन को स्थगन कर। वो बार ये कह रहे हैं कि राहुल पहले माफी मांगे बिना शर्त, उसके बाद हम बोले कि माफी किस लिए मांगे तो हमें जानना चाहिए। और राहुल जी को जवाब देने का अधिकार है रूल 357 के मुताबिक। आप पढ़ लीजिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, जो सदन की गीता होते हैं, उस पढ़ लीजिए। उसमें देखे 357 में क्या लिखा है कि अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम लगाते हैं कोई, तो उनको बोलने का अधिकार है। कि कम से कम राहुल जी को तो बोलने दिया करो। दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने उन्हें ईडी के 5 और दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और अगर अभी रिमांड नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये पूरा मामला, जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को डिरेल करने के लिए,
दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यों दिया, सरकार क्यों बनवा दी, इसकी सजा देने के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। और आपको बताएं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उनका कहना है कि 10 साल में ही ये पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई और ऐसा देश की राजनीति में कभी नहीं देखा गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर रहा है। 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चिंतन, चेहरे, चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ये है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हो तो समझाइए आके, कूपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, 5 और दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया ईडी की तरफ से और मनीष सिसोदिया की तरफ से? देखिए, ईडी ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी। उन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों से, 3 लोगों से उन्होंने आमना सामना करवाया है। मनीष सिसोदिया का मोबाइल डेटा लिया है, मनीष सिसोदिया का मेल डंप करवाया है, उसका परीक्षण करना है और अहम स्टेज पर उनकी जांच पहुंच गई है। इसलिए क्योंकि और लोगों से आमना सामना करवाना है, कुछ और लोगों को आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और क्योंकि जो मोबाइल डेटा है, जो मेल डंप है, उसका परीक्षण करना है, तो 7 दिन की और हिरासत मनीष सिसोदिया की ईडी को दी जाए। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि जो 7 दिन की पहले ही पुलिस हिरासत दी, जो ईडी हिरासत दी थी, उसमें कुल 11 घंटे ही पूछताछ मनीष सिसोदिया से की गई है। 4 लोगों से आमना सामना करवाया गया है। तो ऐसे में ईडी हिरासत की ज़रूरत नहीं है। खुद मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को एड्रेस करते हुए कहा कि ईडी आधा से 1 घंटा ही उनसे पूछताछ करती है और बाकी समय जो है बिल्कुल ऐसा ही रहता है। अगर पूछताछ करनी है तो आप पूछताछ कीजिए। तो ईडी ने इस पर यह कहा कि आपने सीबीआई वाले केस में कहा था कि आपका मेंटल हरासमेंट हो रहा है, तो इसलिए जो है आपसे कम पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर ईडी ने मांग की थी 7 दिन की, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने विरोध किया। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि आमतौर पर होता यही है कि जांच एजेंसी को एक एज दिया जाता है कोर्ट के अंदर, और जब जांच एजेंसी रिमांड मांगती है, कस्टडी मांगती है और ये कहती है कि उसको और जांच करनी है, तो आमतौर पर कोर्ट जो है वो अलाउ करती है उस एजेंसी को और ये कहती है कि ठीक है, आप इतने दिन नहीं सही, आप इतने दिन आप कस्टडी में ले लीजिए और पूछताछ कीजिए। तो अब इसका मतलब ये है कि 7 दिन की हिरासत मांगी थी मनीष सिसोदिया की, 5 दिन की हिरासत ईडी को मिल गई है और इसके बाद संभव है कि मनीष सिसोदिया की आगे और रिमांड ईडी ना मांगे, क्योंकि आमतौर पर 14 दिन की ही जो पूछताछ है वो हो सकती है। तो इसके बाद संभव है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ में भेजा जाए। लेकिन अब इसका मतलब ये भी है कि 21 मार्च को जो है, ये मामला 22 मार्च को आएगा, लेकिन 21 मार्च से अब संभव है, जिस दिन तारीख लगी हुई है मनीष सिसोदिया की सीबीआई वाले केस की, तो सीबीआई वाले केस में अब मनीष सिसोदिया की जो जमानत पर सुनवाई है वो संभव है कि 21 तारीख से शुरू हो जाए। ताबिश बिल्कुल। अब शरद, थोड़ा आप ये भी समझाइए कि ईडी अब और क्या जानना चाहती है इनसे? अब तक की पूछताछ में क्या बातें सामने आई हैं और अब क्या रह गया है अभी जानना इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, ये तो अभी ईडी ने नहीं बताया कि क्या क्या वो पूछ चुके हैं, क्या क्या रह गया है, लेकिन कुछ एक अधिकारियों के उन्होंने नाम बोले हैं जो मनीष सिसोदिया के एक सचिव थे, सी अरविंद। उनका ये कहना है कि उनको फिर से बुलाया गया है। यहाँ मैं बता दूं कि ये वही अधिकारी हैं जो ईडी के मुताबिक जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे और वहीं पर मनीष सिसोदिया ने उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वाली वो रिपोर्ट दी थी जिसमें कमीशन को 5% से 12% करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के यहाँ पर कैसे दी थी। तो ये ईडी का दावा है। तो उसी अधिकारी को जो है ये कहा गया है कि फिर से कन्फ्रंट कराना है। दिनेश अरोड़ा जो है एक जो इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं, उनसे कन्फ्रंट कराना है, आमना सामना कराना है। तो ईडी का ये कहना है जब इनसे आमना सामना कराएंगे तो कुछ और पूछताछ जो है, जब वो पूछताछ करेंगे तो और उनको जानकारी जो है आगे मिलेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं कि ईडी ये नहीं बता रही है कि अपराध के सबूत कहाँ हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम कहाँ पर है। आपको ये नहीं बताना, यानी मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं आपको ये नहीं बताना है कि क्राइम क्या हुआ है, आपको ये बताना है कि क्राइम के सबूत कहाँ पर है, वो ईडी नहीं बता रही है। तो संभव है, अभी जांच चल रही है। ईडी ने अभी तक कोर्ट में इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं दी है कि क्या क्या पूछ लिया है और क्या क्या रह गया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि मोबाइल डेटा लिया है मनीष सिसोदिया का, मेल डंप लिया है, तो इसका परीक्षण करना है। हालांकि ये कहा गया मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कि अगर ये करना है तो आप अगर जेल में भी मनीष सिसोदिया होंगे तब भी आपको तब भी जरूरत नहीं है कस्टडी की, इसके लिए कस्टडी में रखने की क्या जरूरत है। तो ये सब दलीलें चली, जिसके बाद 5 दिन तय हुए हैं कि 5 दिन की और कस्टडी जो है वो ईडी को मिल जाए मनीष सिसोदिया की। और लगभग ये माना जा रहा है कि 5 दिन के बाद बहुत संभव है कि मनीष सिसोदिया से और आगे पूछताछ ईडी शायद ना करे और उसके बाद उनको आगे जेल में भेज दिया जाए और उसके बाद वो अपनी जमानत की जो अर्जी है वो इस मामले में भी लगा सकते हैं। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है और उनका अभी 4 साल का कार्यकाल जो है वो बचा हुआ था। इनकी जगह पर के कीर्तिवासन को नया सीईओ यहां पर बनाया गया है। तो साफ तौर पर ये टीसीएस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो इस बड़े बदलाव के मायने समझते हैं और जो यहाँ पर जिम्मेदारी अब दी गई है कीर्तिवासन साहब को, इनके बारे में जानते हैं। साक्षी बजाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी साक्षी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव इंडिया के लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी में टीसीएस में आज हुआ है। तो यह मार्केट्स के लिए सुबह बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कंपनी के लिए ये सरप्राइज नहीं हो सकता है। ये एक सडन डिसीजन जो है वो नहीं हो सकती। याद रखिए टीसीएस ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज जो है $25 बिलियन के रिपोर्ट किए थे मार्च 2022 में। और ये याद रखिए कि ये डिसीजन जो आया है राजेश गोपीनाथ जी का, वो 22 साल उन्होंने सर्विस दी टीसीएस को, 2 डेकेड से भी ज़्यादा। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो हैं वो पिछले 6 साल से थे और काफ़ी सक्सेसफुल माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के अनुसार उनका ये जो पूरा स्टिंट था एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। राजेश गोपीनाथन का ये जो रोल है अभी वो कंटिन्यू करेंगे सितंबर 2023 तक, 15 सितंबर 2023 तक, क्योंकि वो ऐसा मानना है कि वो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है एक नए आउटगोइंग सीईओ का और एक इनकमिंग सीईओ का, उसमें वो काफ़ी मदद करेंगे कंपनी की। और जो बोर्ड है उन्होंने के कीर्तिवासन को ही सीईओ डेजिग्नेट जो है नॉमिनेट किया है। वो 16 मार्च 2023 से आएंगे बोर्ड पे और ही विल टेक ओवर द रोल, एक तरह से वो इंचार्ज हो जाएंगे 16 मार्च 2023 से। और वो जो है ट्रांजिशन पीरियड में राजेश गोपीनाथ जी के साथ रहेंगे। तो ऐसा मानना है कि जो एक्सपर्ट्स का कि ये जो है मार्केट्स के लिए जो मॉर्निंग में है काफ़ी सरप्राइजिंग मूव था, लेकिन कंपनी को क्लियरली इतना सरप्राइज नहीं लगा। के कीर्तिवासन जो है याद रखिए टीसीएस में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसमें इंचार्ज हैं इतने सालों से। और दोनों का ये मानना है कि देखिए हमें सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको काफ़ी स्मूथ रखना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए ये इसमें कुछ ड्रामेटिक मत एक्सपेक्ट करिए। राजेश गोपीनाथन जो आउटगोइंग सीईओ है उन्होंने ये कहा कि देखिए बिजनेस एज यूजुअल होएगा।
आप लोग ये मत सोचिए कि हम कुछ भी एकदम ड्रामेटिक चेंज होगा, सब कुछ काफ़ी डिलीजेंटली जो है वो किया जाएगा ताकि सबके लिए ये जो ट्रांजिशन है काफ़ी स्मूथ रहे। तो ये एक बड़ा बदलाव आप देखिए टीसीएस में हुआ है। दोनों ही जो लोग हैं उनके पास दशकों का अनुभव है, लेकिन थोड़ा सरप्राइज ज़रूर रहा ये जो फैसला यहाँ पर सामने आया। टीसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दिया है और 4 साल का भी कार्यकाल उनका बचा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया और उनकी जगह पर के कृतिवासन को नया सीईओ यहाँ पर टीसीएस में बनाया गया है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आपको एक और खबर दिखाते हैं, ये कि जो श्रीनगर से है। यहाँ पर पुलिस ने गुजरात के रहने वाले एक ऐसे शख्स को जो है गिरफ्तार किया है जो खुद को पीएमओ का वरिष्ठ अधिकारी बताकर घूम रहा था। और इतना ही नहीं, किरण भाई पटेल नाम के इस शख्स को Z+ सिक्योरिटी भी दी गई थी। इसे 1 हफ्ते पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन खबर तब सामने आई जब कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस शख्स को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी, साथ ही 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक आरोपी किरण भाई पटेल खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बता रहा था। अक्टूबर 2022 से कश्मीर घाटी का दौरा कर रहा था ये प्रधानमंत्री के ऑफिस के नाम पे, वहां एक एडिशनल डायरेक्टर के नाम पे, और अपने परिवार को भी साथ ला रहा था, दोस्तों को भी साथ ला रहा था और उनको भी पीएमओ की एक टीम बना के बिठाता था। न सिर्फ ये, 3 और लोग भी थे जो इसके साथ एक पीएमओ की टीम है, जो कॉनमैन थे, उसके साथ 3 लोग और थे, 2 गुजरात के, 1 राजस्थान के थे, वो भी थे। और इसकी गिरफ्तारी से कुछ ही घंटे पहले वो 3 लोग यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने 2 मार्च को इसको गिरफ्तार किया है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो सीआईडी जो है उसने पुलिस को अलर्ट किया कि ऐसा है, ये बंदा कोई सरकारी अफसर नहीं है, प्रधानमंत्री के ऑफिस से नहीं है, बल्कि एक कॉनमैन है, एक फ्रॉड है, तो इसको गिरफ्तार करो। इसको श्रीनगर के 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पाया गया कि उसके साथ पास फौज जो डॉक्यूमेंट थे। अब सवाल है कैसे इस तरह क्या 4 महीने से ये यहाँ आ रहा था, 4 बार यहाँ आया, हर बार उसको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही थी, अफसरों के साथ मीटिंगें कर रहा था, प्रशासन की मीटिंगें ला रहा था, जैसा आप विजुअल्स में दिख रहे हैं, हर जगह जा रहा था। अपने ट्विटर अकाउंट पे प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा कर रहा था कि आपने मुझे मिशन कश्मीर के लिए यहाँ रखा है। दूसरी बात, फिर यहाँ फोटोज भी ले रहा था, डीसी ऑफिस तक भी, मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक भी जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और एक हादसे के बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में ये बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर संभल के चंदोसी इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज ढह गया। मुरादाबाद पुलिस रेंज के डीआईजी शलभ माथुर के मुताबिक कई लोग मलबे में दबे थे और इनमें से 11 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी भी राहत और बचाव का काम यहां पर जारी है और एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों के साथ एनडीआरएफ भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। 50 से ज़्यादा जेसीबी और बुलडोज़र बचाव अभियान में यहां लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कोल्ड स्टोर में आलू जो है वो किसान रखने के लिए आए थे और तभी ये हादसा यहां पर हो गया। हादसे के बाद गुस्साए भीड़ ने हंगामा भी किया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करवाया और तब जाकर राहत और बचाव का काम यहां पर शुरू हो पाया। दस लोगों की मृत्यु हुई, 11 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें से 6 लोग एकदम ठीक हैं और उनमें से 6 लोगों को मेडिकल के उपरांत जो है प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जो 5 लोग हैं उनको मुरादाबाद के अंदर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। के ऊपर 3 लोग का अभी हम लोग अभी भी मिसिंग मान के कार्रवाई कर रहे हैं और प्रयास ये है कि जैसा आप देख रहे हैं लगातार हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है कि उनको भी जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। तो इसी के साथ आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।